हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन का पूरा चैप्टर जो है, जितने भी सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर्स हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी एक रिवीजन के रूप में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये पूरा जो सब्जेक्ट है वो वैश्वीकरण के ऊपर बताया हुआ है। इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे, सारे चैप्टर्स मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। जो एक आधा पॉइंट्स रह गए हैं उसको स्किप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं वैश्वीकरण होता क्या। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में हम कह सकते हैं, इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके किसी भी एक आयाम के बारे में उसमें पूछ लेंगे। तो इसमें क्या करना है, आपको वैश्वीकरण को थोड़ा सा डिफ़ाइन करना है कि वैश्वीकरण होता क्या है। जो विश्व के सभी बाज़ार जो होते हैं उनको एकजुट होकर कार्य करने की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहा जाता है। तो वैश्वीकरण के बारे में आपको सबसे पहले बताना है कि वैश्वीकरण एक्चुअल में होता क्या है। तो इसके अंतर्गत जितने भी व्यापारी वगैरह होते हैं उनका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाता है, और उसी के साथ साथ संपूर्ण विश्व जो है उसमें बाज़ार शक्तियाँ जो होती हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्यरत होती है कि एक देश के साथ दूसरे देश के साथ उनका व्यापार होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है, वो इंटरनेशनल लेवल पर होकर बिज़नेस करते हैं। एक या कई देश जो होते हैं वो आपस में व्यापार भी करते हैं, और जो अपनी तकनीकी हैं उनको भी सहायता जो है साझा करते हैं। जितनी भी टेक्नोलॉजी किसी देश में अगर होती है तो वो अन्य देशों पर भी उसका प्रभाव डालती है, वो लोग भी इसको अपनाने में लगे रहते हैं। तो इसमें अर्थ एक्चुअल में वैश्वीकरण होता क्या है। वैश्वीकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, विश्व प्लस एकीकरण। के पूरे विश्व के लोग जो होते हैं, पूरे विश्व की, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई देश हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो कोई लोग हो, तो उनके बीच में परस्पर क्रिया और एकीकरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहा जाता है। तो ये जो शब्द है विश्व प्लस एकीकरण, तो विश्व में काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनका एकीकरण किया जाता है। सब लोग आपस में एक छत के नीचे रहकर काम करते हैं। अब इसका जो वैश्वीकरण है, इसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव समाज पे पड़ता है। आप लोग जैसे कि जानते हैं हर चीज़ के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसके तहत ये हम कह सकते हैं जिसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं और दूसरे नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। तो क्या होता है कि दोनों ही गुटों में, मतलब कि दोनों ही एस्पेक्ट्स में डिवाइडेड होता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को जो है भूमंडलीकरण भी कहा जाता है, मंडलीकरण कहा जाता है। इसे ग्लोबलाइजेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में, भूमंडलीकरण को। और तीसरा इसमें हम बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीयकरण, जिसे बोलते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर इनका बिजनेस होता है, तो अंतर्राष्ट्रीयकरण के रूप में भी हम जानते हैं। तो इसकी कुछ विशेषताएं वगैरह हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में दे रखा है उसमें, तो आप विशेषताएं वगैरह थोड़ा सा पढ़ लेना है इसके बारे में। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी टेलीग्राम का, वहाँ जाके नोट्स वगैरह देख सकते हैं। तो मैंने सारे नोट्स शेयर करती हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको जो है आयामों के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि आयाम एक्चुअल में है क्या। इसमें 4 आयाम बताए हुए हैं। पहला आयाम है इसमें आर्थिक आयाम। आर्थिक आयाम के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों ही पड़े हैं, जिसमें जो है वैश्वीकरण के आर्थिक आयाम में सकारात्मक रूप से हम देखें तो व्यापार में बढ़ोतरी हुई। व्यापार में बढ़ोतरी इस बिहाफ पे हुई है कि जितने भी लोग जो हैं एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। अब एक देश में अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम वो नहीं कर पाते हैं, तो वो दूसरे देशों से हेल्प मांगते हैं। वो एक तरीके से हम कह सकते हैं इसमें परस्पर निर्भर भी हैं एक दूसरे पर। इसमें दूसरा पॉइंट है जिसमें सरकार और जनता के बीच में आपसी संबंध स्थापित होते हैं। ये इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार होने की वजह से विश्व की जितनी भी सरकार है और उनका जो है जनता के साथ जो है संबंध स्थापित हो सकते हैं। ये मैंने पॉइंट्स वगैरह बताए गए हैं, इसको आप डिफ़ाइन करना है पूरा पैराग्राफ के तौर पर। इसमें से ही निकाले हैं मैंने कुछ पॉइंट, जिसके बिहाफ पे आप अगर हेडिंग बना के उसको पूरा डिफ़ाइन कर सके तो कर सकते हैं आप लोग। और तीसरा इसमें बन सकता है इनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है। जीवन स्तर इस बिहाफ पे क्योंकि उनको रोज़गार भी मिलने लगा है। इसकी वजह से रोज़गार में बढ़ोतरी होने की वजह से इनकी जो बचत है, क्योंकि कम रेट पे इन लोगों को सामान जो है वो उपलब्ध हो जाते हैं अच्छी क्वालिटी के, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनकी बचत में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होता है और वो अपनी जो लाइफस्टाइल है वो अच्छे से जी पाते हैं। जितने भी प्रतिबंध हैं, अब जो ये प्रतिबंध हैं सकारात्मक रूप से वो ख़त्म हो गए हैं। इसमें कैसे, जो जैसे कि भारी भरकम टैक्स वगैरह देते हैं
जितनी भी व्यापार वगैरह होते थे उस टाइम पे, पहले के टाइम पे, वैश्वीकरण के ज़रिए ये प्रतिबंध वगैरह भी कम हो गए हैं। जितने भी इन पर टैक्स लगाए जाते थे उनमें भी कमी आई है। अब इसके नकारात्मक रूप से भी हम देखें तो आर्थिक रूप से हम कि खुला बाज़ार की नीति अपनाई गई है। खुला बाज़ार की नीति के कोई भी आएगा हमारी कंपनी में जाके, हमारे देश में आके कोई सी भी अपनी कंपनी खोलेगा और उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगेगा, तो ये खुला बाज़ार की नीति है। ये इसे उदारीकरण भी कहा जाता है। इसमें मशीनों द्वारा काम होता है, जिसकी वजह से मजदूर वगैरह को काम वगैरह नहीं करने पड़ते, जिसकी वजह से उनकी रोज़गार में कमी आती है। ये आलोचकों का मानना है। अब वो जो थे उनके फेवर में उन्होंने ये बात बोली थी कि लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हुआ है, वो कभी भी किसी कंट्री में जाके वहाँ पे रोज़गार कर सकते हैं, वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, जाके किसी अदर कंट्रीज़ में वहाँ जाके जॉब्स वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी अगर हम दूसरी साइड से देखें तो इसमें मशीनों द्वारा काम होने लगा है देश भर में। आर्थिक रूप से हम देखें तो सारे काम जो होते हैं मज़दूरों की जगह मशीनें करने लगी हैं। फैक्ट्रीज़ वगैरह जो डलती हैं वो सब मशीनों द्वारा होता है, जिसकी वजह से मज़दूरों को कम काम करना पड़ता है। इसकी वजह से उनकी ज़रूरत ही नहीं होती है। इसकी वजह से रोज़गार बढ़ने लगा, रोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब आते हैं प्रवासियों के साथ नकारात्मक रवैया रखा जाता है। अब प्रवासियों के साथ नकारात्मक रवैया का मतलब ये होता है जितने भी देश के लोग जो होते हैं वो अदर कंट्रीज़ में अगर काम करने जाएं, एग्जांपल के रूप में मैं बताती हूँ आपको, सऊदी अरब में अगर कोई जाता है काम करने के लिए तो वहाँ की कंपनी जो होती है, जिस कंपनी में वो काम कर रहा होता है, तो उनकी जो वीज़ा वगैरह जो होते हैं, उनकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, ID वगैरह, वो अपने पास सबमिट करवा लेते हैं। वो अपनी मर्ज़ी से उनको वापस आने की परमिशन नहीं होती और उनके साथ नकारात्मक रवैया भी रखते हैं। नकारात्मक रवैया बहुत अजीब तरीके से उनके साथ बिहेव किया जाता है। और चौथा इसमें आ गया देशी उद्योग का ह्रास हुआ है। ह्रास मतलब कि जो भी देशी उद्योग हैं, छोटे छोटे देश उद्योग हैं, वो बड़ी बड़ी मशीनों में कन्वर्ट हो गए हैं और जिन लोगों के अंदर स्किल्स वगैरह थी वो सब ख़त्म हो चुकी है, जिनकी बिहाफ पे वो लोग काम किया करते थे। तो ये नकारात्मक रूप भी हम देख सकते हैं। अब राजनीतिक आयाम में क्या आ सकता है? राजनीतिक आयाम में सबसे पहला पॉइंट आ सकता है सकारात्मक में। अगर हम देखें तो राष्ट्र जो है वो पहले से शक्तिशाली हुए हैं। जितने भी निर्णय लिए जाते हैं पूरे देश में, वो पूरे उसका जो प्रभाव है पूरे वर्ल्ड में पड़ रहा होता है। हर देश जो होता है उनकी बात को मानना होता है। राष्ट्र पहले से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी हुए हैं और इसी के साथ साथ जो राष्ट्र है वो परस्पर निर्भर भी हुए हैं। अगर हम दूसरी कंट्रीज से सामान मंगवाना बंद कर दें, उनके साथ जो है मार्केटिंग करना बंद कर दें, उनका जो माल है वो इम्पोर्ट करना ही बंद कर दें, तो देश की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से जो पूरा राष्ट्र जो है वो वैसे भी दूसरी कंट्रीज़ में ही जो है निर्भर रहता है। कैसे? अब भारत का जो भी नाता होता है हर देश से, जितना भी संबंध उनका होता है, चाइना से हो गया। अब चाइना का माल कितना इंपोर्ट किया जाता है देश में, भारत में, तो अगर वो चीज़ लेना बंद कर दें, हम उनके साथ कनेक्टिविटी ना रखें, तो हमारा जो पूरा राष्ट्र है उसका जो है पूरी तरीके से राष्ट्र की इकोनॉमिक बर्बाद हो सकती है। तीसरा आ सकता है इसमें जो कूटनीतिक संबंध है उसके द्वारा आपसी संबंध बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है लड़ाई झगड़ा करा, वाद विवाद किया, युद्ध लड़ाई, ये सब नहीं होता। कूटनीतिक संबंध द्वारा ये आपसी संबंध बनाते हैं, जिसमें व्यापारिक इन्वॉल्व होता है, व्यापार इसमें इन्वॉल्व होता है कि बिल्कुल अच्छी संबंध उनके साथ रहते हैं कूटनीतिक तरीके से। कूटनीतिक होता है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल बिहेव रहता है उन लोगों के साथ, नॉर्मल बिहेव, जैसे कि व्यापारिक संबंध उनके साथ रहता है, तो इनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, आपसी संबंध रहता है इनके साथ। और फोर्थ इसमें बोल सकते हैं हम वैश्विक समस्या से निपटना। अब किसी भी एक देश में कोई खतरा मंडरा रहा होता है इंटरनेशनल लेवल पर, उसको देखा जाता है, जैसे कि आतंकवाद है, वो वैश्विक आतंकवाद के रूप में हम देखते हैं कि जिससे पूरी दुनिया डरती है आतंकवाद के नाम से भी। तो क्या होता है, ये इन समस्याओं से निपटने के लिए सभी देश आपस में इनके साथ अगर संबंध अच्छे होंगे तो ये ऐसे जितनी भी समस्याएं हैं उनसे निपटा जा सकता है। अब वहीं हम नकारात्मक प्रभाव देखें। अब इसका आलोचकों का क्या मानना है कि कार्य करने की क्षमता में कमी आई है। अब कोई इंसान अपनी विदेश नीति में चेंजेस करना चाहे तो वो उन पर दूसरे देश का प्रभुत्व रहता है। अब जब तक दूसरे देश इस चीज़ की परमिशन नहीं देंगे तो उनको कार्य करने की क्षमता इस बिहाफ में हम देख सकते हैं कि कमी आई है कार्य करने की क्षमता में। अब कार्य करने की क्षमता इस बिहाफ पे कि ये लोग क्या करते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, विश्व के सभी देशों में उसका प्रभाव होता है। अब उसको कम करने के चक्कर में किसके ऊपर सही प्रभाव पड़ा है, किसके ऊपर गलत प्रभाव पड़ा है, उसको देख कर ही अपनी विदेश नीति में चेंजेस करने होते हैं, जिसकी वजह से इनमें कार्य करने की क्षमता में भी कमी आती है। अब दूसरी
ओर हम कह सकते हैं जो है गरीब लोगों को नुकसान हुआ इससे, राजनीतिक रूप से अगर हम देखें। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के इस दौर में क्या हुआ है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया जा रहा है, जिनकी वजह से उनके अंदर हस्तक्षेप की नीति बन गई। अब इसकी वजह से गरीब और कमज़ोर वर्ग के लिए जितने भी किए गए सुधार हैं उनके लिए कार्य प्रभावित हुए, सुधार कार्य उनके लिए जो किए जाते हैं वो जो है प्रभावित हुए हैं इसके चक्कर में। तीसरा हम कह सकते हैं गरीब नीति प्रभावित हुई है, अविदेश नीति प्रभावित हुई है। गरीब लोगों को तो नुकसान हुआ ही हुआ है, क्योंकि उनके लिए जो भी कार्य किए जाते थे उनमें नुकसान हुआ है उनका। और थर्ड हम बोल सकते हैं विदेश नीति को प्रभावित हुआ। विदेश नीति प्रभावित इस बिहाफ पे हुई है कि विदेश नीति, अगर कोई देश अपनी विदेश नीति में चेंजेस करना चाहे तो अदर कंट्रीज़ पे उसे डिपेंड होना पड़ता है, कहीं अदर कंट्रीज़ को इससे नुकसान ना हो जाए। तो उसी के बिहाफ पे उनका जो इफ़ेक्ट पड़ता है अपने देश में, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित विदेश नीति को देख सकते हैं हम कि विदेश नीति प्रभावित हुई है। अब फोर्थ आता है निर्णय लेने की क्षमता। अब निर्णय लेने की क्षमता में भी कमी आई है। निर्णय लेने की क्षमता में किस बिहाफ पे जितनी भी नीतियां हैं सरकार को प्रभावित करके राष्ट्र की जितनी भी नीतियां हैं उनको अपने फ़ायदे के लिए परिवर्तित कर रही होती है, तो निर्णय लेने की क्षमता में भी बहुत ज़्यादा कमी आती है। इसकी वजह से सरकार जो होती है, सरकार की निर्णय लेने की क्षमता में भी बहुत ज़्यादा कमी आती है। वहीं हम देखें सांस्कृतिक आयाम। अब संस्कृतियों का प्रभाव किस बिहाफ पे पड़ सकता है? सांस्कृतिक आयाम के सकारात्मक रूप से हम देखें तो संस्कृतियों का प्रभाव पड़ता है। संस्कृतियों का प्रभाव कैसे कि पश्चिमी संस्कृति को अगर हम लोग अपना रहे होते हैं, इंडिया में हम देख लें तो वहाँ पे बहुत सारी अमेरिकन चीज़ें हमारे देश में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वो कम रेट में भी उपलब्ध हो पाता है हमारे यहाँ पे। अब ये जो है आवागमन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी इन लोगों को निभा रहा है ये वैश्वीकरण जो है। अब क्या होता है, जैसे कि भारतीय लोग जो होते हैं विभिन्न देशों में जा रहे होते हैं, अपनी संस्कृतियों को भी वहाँ ले जाते हैं, अपनी संस्कृतियों को संरक्षित व सुरक्षित रखने में भी मदद ये करता है। तो सांस्कृतिक सद्भाव में भी विकास होता है। सांस्कृतिक सद्भाव किस बिहाफ पे कि इनके बीच में आपसी संबंध स्थापित होते हैं, अपनी अपनी संस्कृतियों को दूसरों के सामने प्रदर्शित करते हैं और वो अपनी दूसरी की संस्कृति को अपनाते हैं। इसकी वजह से सद्भाव में विकास होता है। थर्ड हम कह सकते हैं उत्पाद में वृद्धि। अब उत्पाद में वृद्धि कैसे? अब ये तो है नहीं कि हमारे देश में जो भी चीज़ें बन रही है वो सिर्फ हमारे देश तक की लिमिटेशंस हैं। अब बाहर भेजने के लिए भी उत्पादन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत होती है, ताकि दूसरी कंट्रीज़ में जाके हम प्रॉफिट गेन कर सकें। तो ये उत्पाद में भी वृद्धि हम कह सकते हैं। नकारात्मक प्रभाव में हम देखें तो विज्ञापनों का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व हम देख सकते हैं सांस्कृतिक आयाम में, कि जितने भी विज्ञापन होते हैं, जैसे टीवी, इंटरनेट के ज़रिए जितने भी हमें विज्ञापन वगैरह नज़र आते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है खास करके विकासशील देशों को। अब जो टीवी और इंटरनेट के माध्यम से जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी हैं वो उपभोक्तावाद को और पश्चिमी मूल्यों का प्रसार प्रचार कर रही होती है। पश्चिमी मूल्यों का सबसे ज़्यादा हम देखेंगे जैसे मैकडोनल्ड वगैरह हो गए। अब मैकडोनल्ड, कोका कोला, वो सब क्या है, अमेरिकन प्रोडक्ट्स वगैरह हैं। ये सब जो हमारे देश में मैकडोनल्ड खुला है, ये अमेरिका का ही प्रभुत्व हम अपने देश में देख सकते हैं। और विज्ञापनों का प्रभुत्व के साथ साथ संस्कृति को विश्व के राष्ट्रों पर भी थोप सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, अमेरिका का प्रभुत्व है सभी देश में, तो अब वो अमेरिका के प्रोडक्ट्स वगैरह वो दूसरी कंट्रीज़ में भेजते हैं। इसकी वजह से अमेरिका का प्रभुत्व हम देखने को मिलता है। अपनी संस्कृति को वो क्या करता है, विश्व भर में थोपता है दूसरे देशों में। अब इसका प्रभाव युवा वर्ग पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। जो संस्कृतियों का प्रभाव क्या है, युवा वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि जो युवा वर्ग के लोग हैं वो चाहते हैं कि दूसरी कंट्रीज़ की जो भी हमारे अंदर वो उनकी संस्कृति को हम लोग अपनाएं, उनकी तरफ युवा वर्ग के लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वो सोचते हैं पश्चिम में जितने भी लोग हैं पश्चिमी एरियाज़ के, तो उनके तरह वो लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, जिनकी वजह से इनके ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव हम देख सकते हैं। फोर्थ आ सकता है मौलिक संस्कृति की पहचान में संकट आ गया। अब कोई पहचान नहीं पाता कि अपनी उन खुद की संस्कृति क्या है। मौलिक संस्कृति की पहचान में संकट उत्पन्न होती है, और जो भी लोग होते हैं उनका जो है शोषण भी किया जा सकता है इस वैश्वीकरण के ज़रिए। उनको डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है विज्ञापनों के ज़रिए। बहुत सारे इंटरनेट के माध्यम ऐसे बने हैं जिसके ज़रिए हम कह सकते हैं। अब आते हैं प्रौद्योगिकी या तकनीकी आयाम के बारे में। हम सकारात्मक रूप से हम देखें तो लोगों के बीच में दूरियों में कमी आई है। अब इजीली क्या होता है कि एक देश में बैठ के दूसरे देश में
जो है पैसे वगैरह ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। अब इंटरनेट के ज़रिए हम देख लेंगे कि दुनिया से जुड़ते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, दुनिया इससे जुड़ती है। लोगों के बीच में जो दूरियां हैं उनको कमी आई है। लोग आपस में जितनी भी दूरी में रहें वो लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, इजीली अपनी बातों को पहुंचाया जा सकता है। सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि देश जो है वो प्रभावशाली तरीके से काम करता है। प्रभावशाली तरीका किस बिहाफ पे, जैसे कि कोई भी अनिवार्य कार्य कर सकता है, जैसे कानून व्यवस्था को बनाए रखना। दूसरा पॉइंट इसमें हम ये लिख सकते हैं कि जो बाहरी आक्रमण है उसे सुरक्षित रखा जा सकता है टेक्नोलॉजी के ज़रिए। तीसरा इसमें बोल सकते हैं ऐसे मामले जो होते हैं उन सबको बेहतर और अधिक प्रभावशाली तरीके से वो काम कर सकता है। अब तीसरा है स्वास्थ्य और चिकित्सा में लाभ होता है। एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, एक नंबर हो गया, अगर किसी को कोई दुर्घटना होती है या कोई परेशानी आती है तो वो डायरेक्टली एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं ताकि वो टाइम पर पहुंच सके घटनास्थल पर। तो एक तरीके से क्या होता है, ये स्वास्थ्य और चिकित्सा में भी लाभ हुआ है बहुत ज़्यादा। इन लोगों को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट अच्छे से मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है इनको। अरेंजमेंट्स वगैरह बहुत सारी करी गई हैं इसके ज़रिए। फोर्थ आता है कृषि कार्य में सुधार। अब नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने लगा, नई नई चीज़ों का इस्तेमाल इसमें यूज़ किया जाने लगा, जिसकी वजह से कृषि परिवहन के रूप में हम देख सकते हैं शिक्षा के क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन हम देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कृषि कार्यों के बारे में जानते हैं स्कूल्स वगैरह में, तो जिसकी वजह से वो अपने जो भी पूर्वज होते हैं, जैसे कि जो लोग खेती वगैरह करते हैं, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा सुधार लाने में ये मदद करता है। प्रौद्योगिकी नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि बैलगाय का इस्तेमाल करते थे हल चलाने के लिए, जिसमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती थी। अब क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं धान कटाई के लिए, ट्रैक्टर वगैरह का कुछ मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो धान वगैरह आसानी से निकल के चावल गेहूँ वो अलग हो जाएँ और जो है धान वगैरह ज़्यादा क्वांटिटी में मिल सके और लोगों तक पहुंचाया जा सके, जिससे बिक्री भी बहुत आसानी से हो जाती है। तो क्या होता है, कृषि कार्यों में भी सुधार होता है। अब इसका नकारात्मक प्रभाव अगर हम देखें तो नकारात्मक में क्या आता है, साइबर क्राइम बढ़ने में मदद कर रहा है इसने। साइबर क्राइम क्या होता है कि ऑनलाइन लोग हैक कर रहे होते हैं चीज़ों को, बैंक अकाउंट हैक कर लेते हैं, कोई मोबाइल हैक कर लेता है, जिनकी डिटेल उनके पास पहुँच जाती है। ये सब क्या होता है, इंटरनेट के ज़रिए। जितनी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोग करते हैं, सॉफ्टवेयर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं जो मार्केट में आए हैं, तो ये साइबर क्राइम बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी इसकी वजह से हुई है। ये बिल्कुल जो है बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बन गया है। और ये भी कहा जा सकता है इसमें जो अगला जो युद्ध होगा वो साइबर क्राइम का ही होगा। तो साइबर युद्ध इसीलिए होगा, विश्व युद्ध के साथ साथ साइबर युद्ध का इसलिए होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन हम देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोग हैकर्स बनने की कोशिश में लगे होते हैं, लोग दूसरे की मोबाइल फ़ोन्स हैक कर लें या बैंक अकाउंट हैक कर लें और ज़्यादा अमीर बन जाए। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी हुई है। रक्षा प्रणाली को खतरा हुआ। अब रक्षा प्रणाली को कैसे, कि आतंकवाद के विस्तार में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। आतंकवाद में कैसे कि दुश्मन के जो राष्ट्र होते हैं, रक्षा प्रणाली को खतरा इस बिहाफ में कि जो भी दुश्मन राष्ट्र होते हैं उनको घर बैठकर ही ध्वस्त किया जा सकता है। आइटम बॉम्ब्स वगैरह इतने सारे बनाए जाते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है कि 100 किलोमीटर 10-15 किलोमीटर दूर खड़े होकर बॉम्ब ब्लास्ट किया जा सकता है और बटन दबाकर। तो क्या होता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके तहत हम कह सकते हैं कि रक्षा प्रणाली को खतरा हो सकता है। एक देश दूसरे देश पर अटैक कर सकता है, वो सैटेलाइट के ज़रिए दूसरे देश पर नज़र रख सकता है कि वो उनकी एक्टिविटीज़ को देख सकता है। तो एक तरीके से क्या है कि रक्षा प्रणाली को खतरा हुआ है। तीसरा है आतंकवाद के विस्तार में बढ़ोतरी। अब नॉर्मल इंसान जो होता है वो जो है इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से आतंकवादी भी इनका यूज़ करते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स का। इसके ज़रिए क्या होता है कि जो आतंकवाद है वो अपना जो डर है उसके विस्तार में बढ़ोतरी करता है। आतंकवाद के विस्तार में बढ़ोतरी करने का सबसे बड़ा रीज़न हम कह सकते हैं कि आतंकवाद जो है सैटेलाइट फ़ोन, इंटरनेट का इस्तेमाल, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल जो होता है वो आतंकवादी भी करते हैं। फोर्थ आता है पर्यावरण को खतरा। अब पर्यावरण को क्या है कि इससे जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, जितनी भी फैक्ट्रीज़ वगैरह लगवाई जाती हैं, वो फैक्ट्री तो ऐसा नहीं कि घर के बीच में ही लगा दें, ऑब्वियसली कहीं ऐसी जगह पे लगाते हैं वो लोग जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा और उनकी कटाई वगैरह की जाती है, जिसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान होता है। अब फिफ्थ आता है किसानों पर नकारात्मक प्रभाव। अब इनको खेती के लिए ज़मीन नहीं मिलती, वो लोग मिल मजदूरी करने में लगे रहते हैं और ये भी हम
कह सकते हैं इसमें कि टेक्नोलॉजी ने किसानों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाला है। तकनीकी विकास के लिए भारी कीमत हमारे पर्यावरण को चुकानी पड़ी है। अब क्या होता है कि ओजोन परत की रिक्तीकरण हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इससे परिणाम का जो है वैश्वीकरण की ही देन हम कह सकते हैं। और इस अंधी दौड़ में जो है शहरीकरण और औद्योगिकरण के लाभ पर जो विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए जो लाखों पेड़ काट दिए जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान होता है। इसका नकारात्मक प्रभाव गरीब राष्ट्रों की जनता पर पड़ता है, खासकर कि किसानों पर और आदिवासी समुदाय को, क्योंकि पेड़ों की जो है कटाई होगी, जिसकी वजह से जो आदिवासी समाज कहाँ रहते हैं? पेड़ों के बीच में ही रहते हैं, वहीं पर ही खाना पीना सब कुछ उनका लगा रहता है। आदिवासी समाज पर भी और किसानों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव हम देखने को देख सकते हैं। ये जो 4 पॉइंट्स मैंने बताए थे, पॉइंट्स में बताए, आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगना चाहिए। वैसे तो कोई भी 2 पूछ लेंगे, या बहुआयामी प्रक्रिया के बारे में पूछ लेंगे, तो एक तरीके से इसको सारे पॉइंट से याद रख लेना, ताकि आपको एग्जाम्स में इसको पूरा डिफाइन करने में ईजी रहे। अब हमें पढ़ना है जो वैश्वीकरण है। ये मैंने आपको बता दिया था कि वैश्वीकरण क्या होता है, कि विश्व बाज़ारों के साथ एकजुट होकर काम करने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है। जिसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के बारे में मैंने आपको बताया था। अब ये जो सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले उत्पादकता में वृद्धि होती है। ये आर्थिक रूप से भी, तकनीकी रूप से भी, और जो भी राजनीतिक रूप से देख लोगे तो सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों ही मैंने इसमें बताए हुए हैं। तो आप इसे आयामों में भी ऐड कर सकते हैं हेडिंग बना के। अब आता है जो संयुक्त राष्ट्र WTO है। WTO क्या होता है? WTO होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो गेट के स्थान पर इसको बनाया गया था। एक ये अस्थाई संस्था के रूप में तो जानते थे गेट को, लेकिन ये जब WTO बना था तो ये स्थायी संस्था के रूप में आ गई थी। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो WTO की भूमिका क्या है। WTO की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संचालन के लिए भी और विनियम प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को चलाने के लिए WTO काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? इंटरनेशनल लेवल पर जो बिज़नेस होते हैं उसको चलाए रखने के लिए, उसको सही प्रकार से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उन सब चीज़ों को देख रेख करने का काम किसका होता है? WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक संगठन की स्थापना की गई थी ताकि इनके लेन देन पे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के काम में भी ये देखभाल कर सके। तो अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में हुई थी, जिसमें 164 लोग इसमें इन्वॉल्व हुए थे। और स्थान कहाँ था इसका? जिनेवा में, जो स्विट्ज़रलैंड में है। तो इसकी स्थापना 1995 में एक स्थायी संस्था के रूप में हुई थी, गेट के स्थान पर। अब ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था जो थी, इसमें जो संरचना है कार्यप्रणाली में बहुत सारे टॉपिक्स इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। सबसे पहला है ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था, कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था पर विचार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी बुलाई गई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था ये होती है कि इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस तो हो रहा है, लेकिन जो भी पैसे वगैरह का लेन देन जो होता है इंटरनेशनल लेवल पर, किसको कितना टैक्स देना है, कितना इसका जितना भी पेमेंट वगैरह करनी है, तो वो सरकार को भी कुछ जो है % देते हैं टैक्स के रूप में। तो क्या होता है कि इस व्यवस्था को बनाए रखना, इस पर विचार करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया था, जो 1944 में ये ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था आई थी। और इसमें 44 देश सम्मिलित हुए थे। 44 देश जो सम्मिलित हुए थे इसमें, उसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो भी जिसमें 44 देशों के 720 प्रतिनिधि इसमें इन्वॉल्व हुए थे। अब इसका उद्देश्य क्या था ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था का? कि सबसे पहला आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार प्रदान करना। ये जो ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था है, इसके सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि औद्योगिक विश्व में जितने भी आर्थिक स्थिरता है उसको बनाए रखना और पूर्ण रोजगार को बनाए रखना। आर्थिक स्थिरता क्या होती है कि आर्थिक रूप से किसी को लॉस प्रॉफिट ज़्यादा ना हो, तो इसीलिए उनको बैलेंस बनाए रखने के लिए आर्थिक रूप से और पूर्ण रोजगार लोगों को दिया जाए, तो ये बनाए रखना इनका उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था राष्ट्रीय मुद्राओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना। अब राष्ट्रीय मुद्रा क्या होती है? राष्ट्रीय मुद्रा क्या होती है कि जो वगैरह होती हैं, जैसे कि इंडियन रुपीज़ हो गया, इंडिया की करेंसी, तो उसे बोलते हैं राष्ट्रीय मुद्रा, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाए रखना।
अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाने का उद्देश्य क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो इनका बिजनेस है, जितना भी इन लोगों का इकोनॉमी है, उनकी व्यवस्था को बनाए रखना है। कि एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको बैलेंस बनाना, कि इंटरनेशनल लेवल पर जो व्यापार वगैरह हो रही हैं, आर्थिक रूप से जो भी लोगों को देश में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उनको सुलझाना। अब विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना। विश्वव्यापी संकट मतलब कि जो वैश्विक स्तर पर जितने भी संकट हो रहे हैं, चाहे वो प्रदूषण को लेकर हो, चाहे वो किसी भी टॉपिक को लेकर हो, वो सब जो है इंटरनेशनल लेवल पर उन देशों की मदद करता है। जैसे कि कोई विकासशील देश है, विकासशील देश अपना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है, उसको विदेशी निवेश की ज़रूरत है, तो क्या है, ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था जो है वो लोग उनकी मदद करता है। और ये 3 संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी है, दूसरा इसमें विश्व बैंक भी है और तीसरा गेट है। ये 3 संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व थी, जिसके तहत हम कह सकते हैं कि जितने भी देश हैं उन लोगों को आर्थिक सहायता देने का काम इसका है। तो 3 संस्थाओं में क्या आ सकता है? सबसे पहली संस्था है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अब इसकी स्थापना थी वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी जो है अमेरिका में है और व्यापार के विकास में मदद करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में मतलब कि जो भी व्यापार कर रहे होते हैं उनके बीच में जितना कंपटीशन हो रहा होता है, तो उन लोगों को ये पेमेंट पैसे वगैरह भी देते हैं, उधार वगैरह देने का काम भी इनका यही होता है। भुगतान संतुलन करने के लिए जो है कर्ज देते हैं। भुगतान संतुलन के कि किसी भी कंट्री को अगर लॉस होता है व्यापार में, तो उन लोगों को ये उधार भी देते हैं। उन लोगों का जो है कर्जा देने का काम इनका होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी और विश्व बैंक का भी। अब चौथा इसमें दे रखा है भुगतान संतुलन ठीक करना, और 5वां इसमें यह है कि व्यापार में आई रुकावटें हटाना। अब जितने भी व्यापार जो होते हैं उनमें आई जितनी भी रुकावटें होती हैं किसी भी तरीके की, ये जो टॉपिक्स हैं इसके 3 उद्देश्य हैं। ये जो बनाए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके 3 उद्देश्य हैं। सबसे पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में मदद करना, संतुलन बनाए रखना इसके बीच में। दूसरा है सदस्यों के बीच में जो है विनिमय की उचित दरों को लागू करना और व्यापार में आई रुकावटों को हटाना। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट है विनिमय की दरें जो है, उचित दरें उनको लागू करना। विनिमय की उचित दरें क्या होती हैं? एक तरीके से जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है, विनिमय ये होता है कि उनकी लिमिटेशंस तय करी जाती हैं, उन सब चीज़ों को देखना इसका काम होता है। अब मैं आपको बताती हूँ। इसकी स्थापना 1945 में हुई, वॉशिंगटन डीसी में इसकी स्थापना की गई। इसके उद्देश्य बहुत सारे थे। व्यापार के विकास में मदद करना, दूसरा भुगतान संतुलन ठीक करने के लिए लोगों को कर्ज देना। जो देश विकास नहीं कर पा रहे अपना और उन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है व्यापार करने में, तो उनको कर्ज देने का काम भी ये लोग करते हैं, ताकि वो कम ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करें, उत्पाद करें, उनका कर्ज वापस लौटाएं और व्यापार में आई जितनी भी रुकावटें हैं उनको हटाना। और नेक्स्ट इसमें है विनिमय की उचित दरों को लागू करना। अब ये क्या करते हैं कि आर्थिक और वित्तीय नीतियाँ जो होती हैं, आर्थिक और वित्तीय नीति हम कह सकते हैं जितने भी सदस्य देश हैं उनके ऊपर आर्थिक और वित्तीय नीतियों की निगरानी रखने का काम इनका ही है। इनका अधिकार है कि जो भी काम हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जो भी नीतियाँ वगैरह बनाई जाती हैं उन पर निगरानी ये करता है। और लास्ट पॉइंट इसमें ये कह सकते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा इसमें दे रखे कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा इसमें प्रदान इसलिए कर रखी है। 1970 के दशक में क्या हुआ था कि इसकी शुरुआत जब हुई थी तो उनकी ब्रिटेन वुड्स प्रणाली जो थे उसके निधन के बाद से ही निगरानी बड़े पैमाने पर नए दायित्वों को अपनाने के लिए बजाय प्रक्रियाओं में बदलाव के माध्यम से विकसित हुई है। अब क्या हुआ था कि जब 1970 में ब्रिटेन वुड्स प्रणाली को ख़त्म कर दिया गया था, 1945 में तो बना था लेकिन 1970 तक ये ख़त्म हो चुका था पूरी तरीके से, और इस पर निगरानी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि सदस्यों की जो नीति है उस पर निगरानी रखने का काम इसमें रखने शुरू कर दिया था। वित्तीय रूप से जितनी भी नीतियाँ वगैरह बनाई जाती थी, आर्थिक और वित्तीय नीतियाँ, उन पर निगरानी रखने का काम इसका ही था। दूसरी जो संस्था थी वो विश्व बैंक की थी। पहले क्या पढ़ी थी हमने? इंटरनेशनल लेवल पर जो भी काम होते थे, IMF जिसे बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे बोलते हैं। तो क्या होता था कि जो दूसरा ही हम विश्व बैंक है, ये भी साझेदारी के रूप में हम देख सकते हैं इसे। विश्व बैंक बोलें या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलें, इसकी कुछ
शॉर्ट नोट्स भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे पूरा डिफाइन आप इजीली कर सकते हैं। तो विश्व बैंक जो है, विश्व बैंक में क्या है कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। विश्व बैंक जो है इसे इंटरनेशनल बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है। अब ये जो है इसे विश्व बैंक जो है IBRD भी से बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, IBRD, जिसे विश्व बैंक भी कहा जाने लगा था। अब ये क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है कि ऋण देना और साझेदार संगठन बनाना। साझेदार संगठन किस बिहाफ पे है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसका भी काम वही है और विश्व बैंक का भी काम यही है। एक तरीके से ये जो है वो ब्रिटेन वुड्स जो विश्व व्यापार संगठन है उसकी संस्थाओं के रूप में हम देख सकते हैं, जो ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था के अंदर ही आए थे। क्योंकि ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था जो थी वो हुई थी ब्रिटेन नामक एक शहर में, जहाँ पे ये 3 संस्थाओं का आयोजित किया गया था। ये जो 3 संस्थाएँ हैं उनके बारे में इसमें बताया था, जिनका उद्देश्य था ऋण देना। अब जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उनका भी काम ऋण देने का ही था, जितने भी भुगतान संतुलन ठीक करने के लिए जो वेल डेवलपमेंट हो, चाहे वो जो अविकसित देश हैं उन लोगों को ऋण देने का काम इसका होता था। अब तीसरा है पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता देती थी। अब किसी भी कंपनी का विकास सही प्रकार से नहीं हो रहा, वो डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा, तो वो क्या करते थे, उनके आर्थिक सहायता उन लोगों को दिया करते थे। विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना और विभिन्न देशों की जितनी भी अर्थव्यवस्थाओं हैं उनको एक व्यापक अर्थव्यवस्था में शामिल करना। जितनी भी देश की अर्थव्यवस्था है उसको एक बड़ी अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट करना, उसमें शामिल करना। 5वां इसका उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन के प्रयास करना। गरीबी उन्मूलन के प्रयास मतलब कि जितने भी विकासशील देश हैं अपनी डेवलपमेंट तो वो सही प्रकार से नहीं कर पाए, लेकिन उनके अंदर जो गरीबी वगैरह है विश्व बैंक जो है उन लोगों को उधार देगा, और ताकि उनकी देश की डेवलपमेंट हो सके। और गरीबी उन्मूलन मतलब उन्मूलन क्या होता है कि कम करना किसी चीज़ को, ओरिएंटेड जिसे बोलते हैं, गरीबी को कम करने के प्रयास किए गए थे। अब 6 आता है वित्त पोषण की जिम्मेदारी सदस्य राष्ट्र की होती थी। इसका मतलब ये है कि जितने भी सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से, वो ये जो विश्व व्यापार संगठन में जितने भी देश इन्वॉल्व हुए थे, तो जितने भी इनकी जिम्मेदारी क्या बनी थी कि इसका वित्त पोषण किया जाता है, इसका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ इन्वेस्टमेंट की जा रही है, कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, सभी देश मिलजुल कर इस पर काम कर रहे होते हैं। उन लोगों को पता होता है कि कहाँ पे इनकी इन्वेस्टमेंट की गई है, कोई लीगल बेसिस पर वर्क तो नहीं कर रहा, तो वो सब चीज़ें इसमें देखी जाती है। नेक्स्ट इसमें है गेट। अब जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रिप एंड ट्रेड जिसे बोलते हैं, ये जो है 1947 में व्यापार और रोज़गार के पक्ष में इसकी स्थापना की गई थी। 1947 में जब भारत भी आज़ाद हुआ था उस टाइम पे ही इसकी स्थापना की गई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ढांचे में सुधार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है उसके ढांचा, उसका स्ट्रक्चर जो है उसमें चेंजेस करने के लिए और कार्यप्रणाली तैयार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब क्या होता था कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1947 में रोज़गार और व्यापार के पक्ष में फ़ैसला लिया था। रोज़गार और व्यापार के पक्ष में फ़ैसला लेने के अनुसार हवाना एक जगह का नाम है जो क्यूबा में है। हवाना में इसकी स्थापना की गई थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के, ITO जिसे बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। अब क्या होता है कि जो भी इस संगठन है, इसकी संगठन की शुरुआत में 23 देश तो सम्मिलित हुए थे। इसमें 23 देशों ने हस्ताक्षर तो किए थे, लेकिन 1947 में जाके ये ITO को गेट का ही नाम दिया जाने लगा था। 1947 में इसका गठन तो किया था, जो ITO बोलते थे, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उसको 1948 में ही गेट का नाम दिया जाने लगा था। वैसे विश्व व्यापार संगठन जब इन्वॉल्व हुआ था तो गेट को अस्थायी संस्था के रूप में देखने लगे थे। वैसे तो किसी का इरादा नहीं था, मतलब ये तो अस्थायी संस्था ही थी, किसी का इरादा नहीं था इसे कि स्थायी संस्था बनाई जाए। तो लेकिन WTO जो है वो एक स्थायी संस्था के रूप में इन्वॉल्व हुई। अब जो जिनेवा बहुत सारी वार्ताएं हुई थी इसी बात को लेकर, जिसमें जिनेवा वार्ता इन्वॉल्व थी, कनाडा वार्ता इन्वॉल्व थी, टोक्यो वार्ता, उरुग्वे वार्ता, ये सारी जितनी भी वार्ताएं हुई थी। तो लेकिन एंड में जाके जनरल आर्थर डंकल, अब ये जनरल आर्थर डंकल है, इन्होंने एक फ़ैसला लिया था। ये कौन थे? डायरेक्टर जनरल आर्थर डंकल थे। वो
को एक प्रस्ताव रखा था गेट के रूप में, जिसे दूर करने के लिए गेट के डायरेक्टर थे ये जनरल आर्थर डंकन। तो इन्होंने क्या किया, इस वाद विवाद को निपटाने के लिए एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें 1 जनवरी 1955 में WTO की स्थापना कर दी गई थी। जनरल आर्थर डंकन जो थे वो गेट के डायरेक्टर थे, जिन्होंने 1955 में इसको एक स्थायी संस्था के रूप में लेकर आ गए थे। अब पढ़ना है हमें जो यूनिट 2 है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है 6 अंग दे रखे हैं। इसमें सबसे पहला महासभा, आप लोग जानते होंगे ये इसके बारे में शायद आपने 5th सेमेस्टर में भी पढ़ा था हिस्ट्री में, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में और लीग ऑफ नेशंस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, जिसमें 5 अंग थे, लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें 6 अंग के रूप में हम देखते हैं। जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा सबसे मेन है, लेकिन वैसे तो सुरक्षा परिषद है, लेकिन महासभा भी अंग है, एक तरीके से महत्वपूर्ण अंग के रूप में हम इसे देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि शांति, सुरक्षा और मानव अधिकारों से संबंधित जितने भी वाद विवाद हैं, जितने भी मामले हैं, उस पर विचार विमर्श ये करता है महासभा, और जिसमें एक सभी सदस्य देशों को सदस्यता प्राप्त है। इसमें जितने भी सदस्य देश हैं उसको 1 वोट देने का अधिकार है, और सभी सदस्य राष्ट्र इसमें इन्वॉल्व हैं, और इसमें हर सदस्य राष्ट्र को 1 वोट देने का अधिकार, और महासभा सभी महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत कर सकती है, जिसमें आ सकता है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना। दूसरा इसमें बोल सकते हैं हम जितनी भी अस्थायी सदस्य हैं उसका चुनाव करना, और तीसरा इसमें यह है कि संघ के सदस्यों को संघ से बाहर निकालना इनका उद्देश्य है। जैसे अस्थायी सदस्यों को चुनाव करना, नए राज्यों का संघ में शामिल करना, और संघ से बाहर निकालने का काम भी होता है जितने भी सदस्य राष्ट्र होते हैं। अब इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हम देख सकते हैं। और बैठक इसकी वर्ष में कब होती है? 1 बार होती है वर्ष में बैठक इसकी पूरी 1 बार में होती है। और सुरक्षा परिषद के साथ साथ इंटरनेशनल कोर्ट के जजेस को भी चुनने का काम ये होता है कि जो महासभा होती है वो सुरक्षा परिषद के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको चुनने का काम इसका होता है। अब ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके अंगों द्वारा प्राप्त जितने भी रिपोर्ट हैं उसका विवेचन करती है। जितने भी रिपोर्ट्स वगैरह अन्य अंगों द्वारा जितनी भी रिपोर्ट वगैरह प्रस्तुत की जाती है उसको देख रेख करना, उसको एनालाइज करना, उसकी विवेचना करना, ये सब काम कौन करता है? हाँ, महासभा करती है। नेक्स्ट आता है इसमें जो सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद में 15 स्थायी सदस्य हैं चुने जाते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य, 10 अस्थायी सदस्य। ये उनसे बातचीत करके मामलों को सुलझाने का काम करती है। उन लोगों को ये जितने भी विवादित राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों को बातचीत करके आपस में बातचीत करने के लिए उनके जो भी मामले हैं उनको सुलझाने का काम ये कर सकती हैं, ऐसा मौका देती है उन लोगों को। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ये महासभा का भी काम यही है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थायी जो जितनी भी सुरक्षा है उसको बनाए रखना और शांति बनाए रखना। और आपराधिक राष्ट्र के विरुद्ध भी ये जो है आक्रमण कर सकती है, उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। 15 में से न्यूनतम 9 देशों की जो है मंजूरी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब ये जो सुरक्षा परिषद है एक तरीके से ये बिल्कुल अब आता है जो वैश्विक पर्यावरण मुद्दे हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है इसमें, कि सबसे पहला टॉपिक इसमें ग्लोबल वार्मिंग है। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग हम ये जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअल में होता क्या है। तापमान में वृद्धि जो होती है, तापमान में वृद्धि एक तरीके से हम बहुत सारे रीजंस इसमें होते हैं जो तापमान में वृद्धि के कारण बनता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया जाता है। ये ग्रीन हाउस गैसें कैसे उत्सर्जित होती है? जिसमें जीवाश्म ईंधन को जलाने पर होता है। जीवाश्म ईंधन जिसे इंग्लिश में बोला जाता है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में कोयला, इस्पात वगैरह इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा क्वांटिटी में किया जाता है, तो इसके बिहाफ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा फैलती है। अब दूसरा है इसमें भूमिका वृक्षहीन होना। भूमिका वृक्षहीन इस बिहाफ पे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए हम लोगों को बोला जाता है, ताकि पेड़ लगाने से हमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम किया जा सके। तो भूमिका वृक्षहीन होना भी सबसे ग्लोबल वार्मिंग का एक रीज़न है। तीसरा है कृषि कार्यों से। कृषि कार्यों से क्या होता है? उनको ज़्यादा ज़मीन चाहिए होती है कृषियों के लिए, जिसकी वजह से पेड़ को काटा जाता है। पेड़ कटने की वजह से उस पर कृषि करी जाए, तो जिसकी वजह से पेड़ों की कटाई होने के बाद ये इसमें बहुत ज़्यादा
परेशानी उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग आने के चांसेस होते हैं। इसका प्रभाव कैसे पड़ सकता है कि जिसमें सबसे पहले जलवायु परिवर्तन होता है, जैसे बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं से निपटने में ये मदद करता है। जलवायु परिवर्तन जो होता है, बाढ़ और सूखे जैसी आपदाएं जो आती हैं वो सब इसी के ज़रिए आती है। दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें चट्टानों को प्रभावित किया, जानवरों को नुकसान पहुंचाना। ये सब क्या होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? इकोलॉजिकल सिस्टम जिसे बोलते हैं, जिसमें जितने भी जीव जंतु आते हैं, चट्टान वगैरह, पूरा ये इकोलॉजिकल सिस्टम ही है पूरा, जिसमें चट्टानों का पिघलना भी इसमें इन्वॉल्व होता है, उसको प्रभावित करता है। जो जानवर हैं उसको नुकसान पहुँचाया जाता है। अब कृषि पर प्रभाव पड़ सकता है। अब पौधों को जीवित रखना मुश्किल हो गया जिसकी वजह से, कृषि कार्य होने की वजह से। और चौथा है ग्लेशियर का पिघलना। वेदर चेंजेस होने की वजह से जो होता है, ग्लेशियर पिघलने शुरू हो जाते हैं। ग्लेशियर पिघलने से क्या होता है कि जितने भी साइडों में, पहाड़ों की साइडों में, तो वो बर्फ़ पिघलने लगती है, जिसकी वजह से पानी का उच्च तापमान बढ़ने शुरू हो जाता है, जल स्तर में वृद्धि होने लगती है, जिसकी वजह से आसपास के जितने भी मकान वगैरह बने होते हैं, रहने वाले लोग जो होते हैं, वो बाढ़ का शिकार उन लोगों को करना पड़ता है। फिफ्थ आता है प्राकृतिक आवास को हानि होती है। प्राकृतिक आवास में जिसमें जानवर वगैरह रहा करते हैं, उनके आवास को नुकसान होता है। अब क्या होता है कि जितने भी क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, काफ़ी हद तक कहीं इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं इलाकों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जिसकी वजह से इन लोगों की लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जानवरों वगैरह को, खास करके इंसानों को भी होता है, लेकिन जानवरों को ज़्यादा होता है। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव ये पड़ा है। अब ये जो जैव विविधता है ना, इसको क्षति पहुंचाने के बहुत सारे रीजंस हैं इसमें। सबसे पहला है जनसंख्या का दबाव। जनसंख्या बढ़ने की वजह से जो है जैव विविधता को नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से धरती पे बहुत ज़्यादा जो है भार पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये जनसंख्या की वजह से ही जैव विविधता को नुकसान भी हो रहा है। ये संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, पेड़ों को काटते हैं अपनी वजह से फ़ायदे के लिए, और वहाँ पे जो जीव जंतु हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दूसरा रीज़न इसमें वनों का कटाव। अब वनों का कटाव की वजह से ही सबसे बड़ा रीज़न इसका यही बनता है कि जो औद्योगिकरण है, अब जो वैश्वीकरण शुरू हो रहा है, उदारीकरण की नीति अपनाई है वैश्वीकरण के दौर में देखा जाए, तो वनों का कटाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब इसी रीज़न से जो है जैव विविधता को भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। जैव विविधता क्या होती है कि जीव जंतु रहते हैं पेड़ों के पास ही, जंगलों में रहा करते हैं, तो वो वहाँ की कटाई करने की वजह से मोस्टली जितने भी जानवर हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो विलुप्त होते जा रहे हैं। तीसरा रीज़न है प्रदूषण। प्रदूषण इस तरीके से एनवायरनमेंट में फैला हुआ है, जिसको कम करने का ज़्यादातर रीज़न हमारे यही होते हैं कि पेड़ों को काटते हैं। तब उसकी वजह से क्या होता है, प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल इतना करते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्रीज़ वगैरह में देखा है कि जहरीली गैसों का रिसाव होता है, वो सब देखते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, हम देखते हैं ध्वनि प्रदूषण को भी हम देखते हैं। तो एक तरीके से क्या होता है, जैव विविधता को नुकसान पहुँचाता ही है। फोर्थ आता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु, क्लाइमेट चेंज जिसे बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज होने का जो रीज़न है वो इसी रीज़न से ही होता है, जिसकी वजह से जो जैव विविधता है उसको हानि होती है। क्लाइमेट चेंज हम देखेंगे, नॉर्थ में जाएंगे, साउथ में जाएंगे, अलग अलग जगह पे जाएंगे, तो देखते हैं वहाँ का वेदर बहुत अलग होता है। वहाँ का पानी कई बार हमें सूट नहीं करता। हम कहते हैं ना कि कहीं हमारे को वहाँ का पानी हमें सूट नहीं करा, क्यों होता है? ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ही होता है। जिन लोगों की आदत होती है पूरी ठंड में रहने की, वो कहीं किसी गर्म इलाके में नहीं रह सकते। अब जिन लोगों को गर्म 12 महीने रहता है, साउथ के एरिया में देख लोगे 12 महीने गर्मी मिलेगी वहाँ पे, तो क्या होता है कि अचानक से वो लोग ठंडे के एरिया में आएंगे तो उन लोगों को नुकसान होगा। ये जो जलवायु परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से जैव विविधता को हानि होती है। अब फिफ्थ और लास्ट है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। अब ये क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, CFC जैसी जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, उसकी वजह से अत्यधिक इस्तेमाल करने की वजह से जैव विविधता को नुकसान होता है। आप लोग जानते होंगे कि ये इंसानों को तो नुकसान करता ही करता है, लेकिन साथ ही साथ जानवरों को, पशुपालन को, पशु पक्षियों को, जितने भी जीव जंतु हैं उनको नुकसान पहुँचाता है। तीसरा रीज़न आता है इसमें बढ़ती जनसंख्या। अब बढ़ती जनसंख्या भी एक मुद्दा है।
अब देख लोगे तो, जिसमें ग्रहों पर दबाव पड़ने लगा है बढ़ती जनसंख्या की वजह से। भोजन और पानी का संकट इसमें आने को नज़र आता है। भोजन और पानी का संकट उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तीसरा, प्राकृतिक संसाधनों की कमी होती हुई नज़र आ रही है। बढ़ती जनसंख्या हो रही है, ज़्यादा क्वांटिटी में देख लोगे आप लोग तो प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाने लगा है, ज़्यादा क्वांटिटी में देख लोगे तो क्या होगा कि इससे क्या होता है कि फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जो होते हैं उन सब का इस्तेमाल ज़्यादा टाइम तक करने की वजह से, इसका यूज़ करने के बाद ये पूरी तरीके से समाप्त भी हो सकती हैं। और इसी की वजह से जो है बढ़ती जनसंख्या एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वैश्विक मुद्दे के रूप में हम देख सकते हैं इसे। चौथा है वित्तीय संकट। अब ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि वित्तीय संकट तो इन लोगों को आएगा ही आएगा। वो लोग रोज़गार के लिए भटकेंगे जगह जगह। तो ये सब क्या हो सकता है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो बढ़ती आबादी है वो वैश्विक स्तर पर भी हम इसकी वाद विवाद के रूप में हम इसे देख सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जो पर्यावरण मुद्दे हैं वो इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है। इसमें प्रदूषण भी आप ऐड कर सकते हैं। प्रदूषण के बारे में तो हर बच्चे को जानकारी होती है कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण किस बिहाफ पे हो रहा है। हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ों को बनाया जा रहा है, जिसमें गाड़ी वगैरह का निर्माण किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सब मुद्दे हैं ये पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं। फोर्थ आता है हमारा जीवाश्म ईंधन का ह्रास। ह्रास का मतलब होता है प्राकृतिक ईंधन और हाइड्रोकार्बन जिसे बोलते हैं, ये होते हैं इसमें जीवाश्म ईंधन जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। जीवाश्म ईंधन जो होते हैं वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं इसे बहुत साल पहले, मतलब समझ लो 35 से 75 से 70 के आसपास मान के चलो, ये दबाव करोड़ वर्ष पहले ये उच्च जो पेड़ पौधे होते हैं इंसानों की दफन होने की वजह से, जीव जंतुओं के मरने की वजह से, काफ़ी दबाव की वजह से ये सब प्राकृतिक ईंधन निकल के आते हैं। प्राकृतिक ईंधन क्या होता है, ज़मीन के नीचे दबे हुए जितने भी जीव जंतु होते हैं तो उनके ज़्यादा अत्यधिक प्रभाव की वजह से, उच्च दबाव की वजह से, ताप की वजह से, वो दबने की वजह से निर्मित होता है ये प्राकृतिक ईंधन जो होता है। इसमें हाइड्रोकार्बन जो है वो सम्मिलित होता है। खास करके जो कोयले हो गए, ईंधन हो गया, ईंधन तेल, प्राकृतिक गैस जैसी का जो निर्माण होता है इसी की वजह से होता है, जिसकी वजह से पौधों और पशुओं के अवशेषों से ये बनता है। और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, वाहन चलाने के लिए, खाना पकाने के लिए, रोशनी करने के लिए, लाइटनिंग का इस्तेमाल किया जाता है, डिबिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या होता है, एक त्वरित और सरल साधन है। ईंधन की वजह से उपयोग बहुत ज़्यादा इसका किया जाता है। और पेट्रोलियम ईंधन जो है, सबसे ज़्यादा पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। और देखा गया है कि पूरे विश्व में अगर हम देखें तो मैक्सिमम लोग गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, अपनी पर्सनल प्राइवेट का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये क्या होता है, इससे पेट्रोलियम का जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और जिसकी वजह से जीवाश्म ईंधन का ह्रास हो रहा है। जीवाश्म ईंधन जो होते हैं फॉसिल फ्यूल्स वो सब ख़त्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे, जिसकी वजह से आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये भी एक तरीके से वैश्विक मुद्दे के रूप में ही हम इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा ओजोन परत का ह्रास करना। अब ये तो बता दिए जीवाश्म ईंधन क्या होता है, अब ओजोन परत का ह्रास क्या होता है। अब क्या होता है, ये सूरज है, धरती के ऊपरी हिस्से पे सूरज वो होता है, ओजोन की परतें होती हैं। जो सूरज अगर अपनी जो किरणें प्रस्तुत कर डालता है किसमें, जो हमारी धरती में सूरज की किरणें आती हैं, तो ओजोन परत क्या होती है कि डायरेक्टली जो पैराबैंगनी किरणें आती है ना सूरज के होते हुए, तो वो उसको रोकने का काम करती है ओजोन परत जो होती है। ऊपर ओजोन की एक पतली सी लेयर होती है जिसको नुकसान हो रहा है, ये भी एक वैश्विक मुद्दा है। क्योंकि क्या होता है कि अगर डायरेक्टली सूरज से आई हुई किरणें जो होती हैं, सूरज से आई हुई किरणें अगर डायरेक्टली धरती पर आए तो इससे कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, मोतियाबिंद हो सकता है, ये भयंकर बीमारियों से जूझ सकते हैं लोग। तो ये ओजोन परत भी है हमारे धरती का, ताकि हमारे धरती में रहने वाले लोग, जीव जंतुओं को संरक्षित रखा जा सके। तो इसका भी ह्रास होते हुए देखने को मिल रहा है। O3 क्या होता है, प्रतिक्रियाशील अणु। O3 होता है ओजोन को बोलते हैं।
इसे हम कहते हैं पृथ्वी की ऊपरी सतह को सप्ताह मंडल के रूप में हम देखते हैं। कैसे? जो ऊपरी सतह होती है वायुमंडल की जो ऊपरी सतह होती है उसको ही समताप मंडल कहा जाता है। और 1970 से ही अंटार्कटिका क्षेत्र में पतली ओजोन छिद्र हो रहा है। मतलब कि एक तरीके से 1970 की स्टार्टिंग से ही ओजोन की परतें जो होती हैं वो भूमि के कई क्षेत्रों में, खास करके अंटार्कटिका क्षेत्र जो होते हैं उसमें पतली होती हुई नज़र आ रही है। अब देश में जितना भी प्रदूषण होगा, सब कुछ होगा, जितने भी क्लाइमेट चेंजेस होंगे, सब कुछ होगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, ओजोन परत की जो लेयर्स होती है ना उसको धक्का पहुंचता है, जिसकी वजह से वो छेद हो जाते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ जो होते हैं ये ओजोन परत की जितने भी पतले होने का या उसमें छेद होने के जो रीज़न्स बताए गए हैं, सबसे पहला रीज़न उसमें ये है कि ज़्यादातर जो एसी का इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसी के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है। रेफ्रिजरेटर, परफ्यूम जो होते हैं, डिओड्रेंट जो होते हैं, वो क्या होता है कि ये इम्पैक्ट पड़ते हैं एनवायरनमेंट पे इनके ज़रिए, जिसकी वजह से CFC जो होता है ये एक तरीके से जो इसके उत्सर्जन की वजह से ही ओजोन परत में सुराख हो रहा है। इसका यूज़ अत्यधिक किया जाता है। एसी का लोग आजकल यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि पूरी धरती जो होती है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे बोलते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके उत्सर्जन की वजह से ही वातावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये क्या होता है कि जो गैसें निकलती हैं इसकी वजह से, तो ये स्थानीय स्तर पर घुल नहीं पाती है, ये सीधा बहुत तेज़ी से ऊपर उठती है और ओजोन परत के जिस हिस्से से टकराती है वह कमज़ोर हो जाता है। अब ये जो भी वायु होती है, जो भी हम कह सकते हैं इसे गैस के रूप में देखते हैं ना कि छोटी छोटी जगह पर नहीं होता ये। आप लोगों ने शायद हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। तो कोई गैस अगर ज़्यादा क्वांटिटी में नज़र आती है तो वो गैस ऊपर की ओर उठती है सबसे ज़्यादा। अब ये तो है नहीं कि नीचे एनवायरनमेंट में घुल मिल जाएगी, वो नीचे ना होने की वजह से वो ऊपर की साइड उड़ती है हवा, तो जिसकी वजह से ओजोन परत में छेद हो जाता है। तो ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण, कुछ समझौते भी दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये भी है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसको कम करने के लिए वियना सम्मेलन में एक प्रोटोकॉल पारित किया गया था 1987 में। इसमें क्या हुआ था, दुनिया भर के नेता इसमें इन्वॉल्व हुए थे। CFC के जो प्रयोग हैं उसको नियंत्रित करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे, पर्यावरण कार्यवाही इन्होंने की थी। और क्या हुआ था कि इसके जो CFC है ओजोन परत के ह्रास का कारण ही है, तो इसी प्रोटोकॉल की स्थापना इसमें की गई थी ताकि इसको नियंत्रित किया जा सके, जिसमें कैंसर से बचने में मदद मिलती है, मोतियाबिंद से बचाव होता है और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। विभिन्न देशों के लोग जो इसमें इन्वॉल्व हुए थे उन सब ने ही जो है मिलकर इसके लड़ने के लिए कुछ ऐसा प्रोटोकॉल जारी किया जिसमें ये बचा सकें, जिसमें जलवायु परिवर्तन से वो लड़ने के लिए बहुत सारे इन्होंने प्रयास किए थे। इसमें ये भी कहा गया था ODS जो होता है ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस भी ग्रीन हाउस गैस ही है, और ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस जो होता है ODC वो भी जो है वो भी एक ग्रीन हाउस गैस की है। तो प्रोटोकॉल के साथ ये कहा गया था 2050 तक ये ठीक होने की इससे उम्मीद है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये प्रस्तावना रखी थी। अब नेक्स्ट आता है संयुक्त राष्ट्र मरुस्थल रोकथाम कन्वेंशन। विभिन्न पर्यावरण मुद्दों के बारे में और उसके समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए थे ये पूछा जा सकता है। तो आपको थोड़ा बहुत इसमें बताना है कि पर्यावरण मुद्दे क्या क्या थे, जिसमें आता है ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता, और जो भी टॉपिक्स इसमें इन्वॉल्व हुए थे, ओजोन परत का ह्रास, जीवाश्म ईंधन का ह्रास, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या इन्होंने रोकथाम की थी वो भी इसमें बताना है। मरुस्थल रोकथाम कन्वेंशन ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया था 1994 में। भूमि के स्थायी प्रबंधन के लिए, मरुस्थलीकरण को रोकथाम के लिए और पारिस्थितिकी में सुधार करने के लिए, भूमि का क्षरण रोकने के लिए, क्षरण को रोकने के लिए, और इसीलिए उद्देश्य से ये संयुक्त राष्ट्र मरुस्थल रोकथाम कन्वेंशन की स्थापना की गई थी। और वहीं देखा जाए हम तो इसके जो लचीलापन है उसको बढ़ाना, लचीलापन को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के सतत प्रयोग में योगदान भी इसमें दिया था।
अब जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन है उसके सतत विकास में इसने अपना योगदान दे सके, इसीलिए इन सब चीज़ों को लचीलापन बनाया गया था। लचीलापन होता है एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी जिसे बोलते हैं, कि सही प्रकार से इसमें एक्शन लिया जा सके। अब नेक्स्ट आता है जैव विविधता पर कन्वेंशन। अब जैव विविधता पर कन्वेंशन, अब ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ये शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, तो इसमें जैव विविधता वाला और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी पूछा जा सकता है, तो वो आपको इसमें करना है। तो ये जो जैव विविधता का ह्रास हो रहा था तो उसके ऊपर भी एक कन्वेंशन प्रस्तावित किया गया था, जो 5 जून को हुआ था। ये 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में यूएस जो है इसकी मतलब कि एक कन्वेंशन बनाया गया था, यहाँ पे ही सम्मेलन में ही इस कन्वेंशन को प्रस्तावित किया था। मतलब कि इसको परमिशन दी थी कि हाँ ये कन्वेंशन बनेगा, जिसमें यूएसए ने कन्वेंशन की पुष्टि नहीं की थी। पुष्टि का मतलब होता है एक तरीके से यूएसए इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ था। इसका लक्ष्य क्या था? जैव विविधता का संरक्षण करना। सबसे पहला लक्ष्य इनका कि जैव विविधता जो है उसको बचाने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए थे। दूसरा, इसके घटकों का सतत उपयोग करना, इसके घटक जो है उसका सही प्रकार से उसका उपयोग करना। तीसरा है अनुवांशिक संसाधनों का उचित और न्याय संगत बंटवारा। अब अनुवांशिक संसाधन कौन से होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था जैव विविधता में ही अनुवांशिक संसाधन है जिसमें का उसका उचित और न्याय संगत बंटवारा करना। जितने भी संसाधन वगैरह का इस्तेमाल किया गया है तो उसका सही प्रकार से और न्याय संगत बंटवारा करना, ताकि हर इंसान इसको संसाधनों का सही प्रकार से उपयोग किया जा सके। अब विकासशील देश जो होते हैं संसाधनों का उपयोग वहाँ पे कम होता है, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिली होती है, और विकसित देश इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसको सही प्रकार से और न्याय संगत तरीके से उनको बंटवारा करना। अब राष्ट्रीय राजनीति और विकसित करना। राष्ट्रीय राजनीति क्या होती है? एक तरीके से हम कह सकते हैं इसमें कि जो भी विकास के संबंध में ही इसे महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में से भी देखा जाता है। अब हमें पढ़ना है जो जलवायु परिवर्तन है उसके प्रभाव। मेरी बात मानो अगर आप लोग, तो वैश्विक पर्यावरण मुद्दे और जलवायु परिवर्तन दोनों ही टॉपिक एक तरीके से आप थोड़ा सा पैराग्राफ बना के आप इसे लिखना है। मैं तो थोड़े बहुत आपको पॉइंट्स वगैरह बता रही हूँ। तो दोनों क्वेश्चन में से कोई सा भी एक पूछा जा सकता है कि पर्यावरण पर जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव पड़े थे, और इसके द्वारा जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी कदम उठाए गए थे वो बताना है आपको। संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन वो टॉपिक जो है वो बताना है इसमें। और दूसरा टॉपिक आप बता सकते हैं वैश्विक पर्यावरण मुद्दों के बारे में, जिसमें बहुत सारे रोकथाम करने के लिए प्रोटोकॉल जारी किए थे। अब आता है इसमें पर्यावरण पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ा था, कि मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक बदलाव से ही जो है जलवायु परिवर्तन होता है। मौसम का जो पैटर्न है उसके में बहुत टाइम टू टाइम उसमें बदलाव होते जाते हैं, उसकी वजह से ही जो है जलवायु परिवर्तन होता है। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने की वजह से, जीवाश्म ईंधन के दहन करने से, जीवाश्म ईंधन के जलाने से, जो भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो कोयला हो गया, इस्पात हो गया, इन सब के जलाने से और प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा उपयोग करने की वजह से ही जो है जलवायु परिवर्तन होता है। 100 वर्षों में अगर हम देखें तो अंटार्कटिका के तापमान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो अंटार्कटिका का तापमान है उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि क्या होता है कि अंटार्कटिका महासागर जो है उसमें बर्फ़ वगैरह भी बहुत सारी होती है, तो वो पिघलने का भी देख सकते हैं हम, ग्लेशियर का पिघलना हम देख सकते हैं। तो तापमान के चेंजेस की वजह से ही होता है। अब जो है सागर तटीय इलाकों के डूबने का सहारा भी है। सागर तटीय इलाका इट मीन्स कि जो भी कि समुद्र के किनारे या आइलैंड के किनारे जो भी लोग रहते हैं वहाँ पे, उनके इलाकों के डूबने का भी खतरा इसकी वजह से बना हुआ है। अब आता है जो इसकी वजह से अनाज का प्रभाव, अनाज पर प्रभाव पड़े हैं, फसलें बर्बाद हुई हैं, और स्खलन हो गया और भूमि अपरदन हो गया, ऐसी वो समस्याएं जो हैं इसमें इन्वॉल्व हुई है। रेगिस्तानों का विस्तार भी होता चला जा रहा है इसकी वजह से। अस्थिरता व हिंसा से संबंधित असंतुलित भी होता जा रहा है। जितनी भी फसलें हैं वो बर्बाद होती जा रही हैं जैव विविधता की वजह, ये जो है जलवायु परिवर्तन की वजह से। अब जलवायु परिवर्तन होता है इसकी वजह से बहुत सारे रीजंस भी होते हैं, जिसमें वैश्वीकरण होने के चांसेस होते हैं। इसमें वैश्विक पर्यावरण मुद्दों में मैंने आपको बताया था ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो ये सब क्या होता है, पर्यावरण चेंजेस होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब इसी के तहत यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज
ये UNFCCC जो है इसके ये है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ही ये प्रस्तावित किया गया था, जो 1992 में था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में हम देखते हैं इसे। इसका उद्देश्य क्या था? जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके उत्सर्जन को रोकना। ग्रीन हाउस गैसों को, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है, ODS भी एक तरीके से ग्रीन हाउस गैस है, तो इनके उत्सर्जन को रोकना। दूसरा है इकोलॉजिकल सिस्टम जो होता है, इकोलॉजिकल सिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र जो होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूलित करके ही सतत विकास करना और उसे दिशा निर्देश देना। अब क्या होता है कि जो भी वित्तीय तकनीकी सहायता करना, अब ये जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में प्रस्ताव किया गया था इसमें वित्तीय और तकनीकी सहायता भी इसमें इन्वॉल्व है। एक क्वेश्चन आया था कॉप को लेकर। कॉप क्या होता है? कन्वेंशन ऑफ पार्टीज़ जिसे बोलते हैं। इसकी बैठक आयोजित की गई थी इसमें संयुक्त राष्ट्र में, और जिसके तहत बहुत सारे सम्मेलन वगैरह भी आयोजित किए गए थे, जिसमें जो है इन सब चीज़ों को कम करने के लिए, इसके उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रस्तावित किया गया था और उचित कदम उठाए गए थे। तो इनकी जो प्रगति है उनकी समीक्षा की जा सके, इसीलिए इसकी बैठक बुलाई गई थी, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज़। अगर COP के बारे में पूछा जाए, जैसे कि COP22 के बारे में पूछा जाए, तो ये COP22 जो है वो 2015 में इसकी बारे में बताया गया था कि क्या बैठक में क्या क्या फ़ैसले लिए गए थे। ये संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में ही इसमें इन्वॉल्व होता है। अब इसके कुछ समझौते हुए थे कन्वेंशन ऑफ पार्टीज़ पर, जिसमें पहला है बर्लिन जनादेश, दूसरा है क्योटो प्रोटोकॉल और तीसरा है पेरिस समझौता। अब बर्लिन जनादेश जो है वो 1995 में कन्वेंशन ऑफ पार्टीज़ की पहली बैठक हुई थी 1995 में। तो बर्लिन जो थी वो पहली बैठक होने की वजह से सदस्य राज्य को बाध्य होना पड़ा था, मतलब कि UN जो है संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ पार्टीज़ जो है इसमें सदस्य राज्यों को बाध्य करने पर मजबूर किया था, जिसमें एक तरीके से प्रोटोकॉल का स्ट्रक्चर बनाया गया था, जिसे कानूनी रूप से स्वीकार करना था। जितने भी सदस्य देश इसमें इन्वॉल्व हुए थे, सब सदस्य राज्य और सदस्य जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हुए थे, तो उनको बाध्यकारी रूप से ही क्योटो प्रोटोकॉल को कम करने के लिए जो है ये प्रोटोकॉल जारी किया गया था, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए, जिसमें विकसित देशों को बाध्य होना पड़ा था। विकसित देशों को क्यों? क्योंकि उन लोगों को ये लगता था कि विकासशील देश इनके उत्सर्जन के लिए कम जिम्मेदार हैं, और विकासशील देश जो हैं इसका संसाधनों का ज़्यादा उपयोग करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा जिम्मेदार थे। अब नेक्स्ट आता है इसमें क्योटो प्रोटोकॉल। ये भी एक शॉर्ट नोट के रूप में हम देख सकते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था 1992 में हुआ था रियो के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। उसी के परिणाम स्वरूप ही एक क्योटो प्रोटोकॉल जारी किया गया था 1997 में। 1942 में जो रियो सम्मेलन हुआ था 1992 में, तो उसके बाद आया था 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल जारी किया गया था जापान के क्योटो शहर में, जिसमें विकसित देशों को ही बाध्य होना पड़ा था क्योटो प्रोटोकॉल में भी और बर्लिन जनादेश में भी। इसमें राज्यों को 2 श्रेणी में विभक्त किया था। सबसे पहला इसमें यह था कि जो संयोजक Annex 1 जिसमें विकसित देश इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें दूसरा है संयोजक Annex 2 जिसे विकासशील देश इसमें इन्वॉल्व हुए थे। विकासशील देशों को कम जिम्मेदार माना था, लेकिन विकसित देशों को ज़्यादा जिम्मेदार माना गया था इस प्रोटोकॉल के ज़रिए, जो विकसित देश हैं उसको। और इसमें वाद विवाद का मुद्दा भी बहुत ज़्यादा चढ़ा था, जिसमें काफ़ी लोगों ने आलोचना की थी इसकी। क्या आलोचना की थी? कि विकासशील देश भी इसमें इन्वॉल्व हैं, आगे चलकर वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। कैसे? कि क्योंकि ग्रीन हाउस गैस जो है थोड़ा बहुत ही भले ही इसमें उसका उत्सर्जन किया जाए देश में, लेकिन उससे निपटने के लिए इनके पास कोई तरीका नहीं है। तो इसके बिहाफ पे भी हम कह सकते हैं कि जो विकासशील देश भी इसमें जिम्मेदार है। अब पेरिस समझौता जो हुआ था ना, इसमें दोनों देश इसमें इन्वॉल्व हुए थे, जिसमें सबसे पहला 2015 में UN के द्वारा ये पेरिस समझौता हुआ था, जिसमें जलवायु सम्मेलन जो COP21 है, मतलब कि COP21 जो है एक सम्मेलन हुआ था, इसका भी जलवायु सम्मेलन हुआ था, और वैश्विक तापमान में वृद्धि को रोकने इसका सबसे बड़ा मोटिव था कि वैश्विक स्तर पर जो वृद्धि हो रही है तापमान की, उसको रोकना इसका उद्देश्य था। जिसमें
विकसित देशों के साथ साथ विकासशील देश भी इसमें इन्वॉल्व हुए। उत्सर्जन की कटौती के लिए जितने भी स्वैच्छिक प्रतिबद्धता के विचार को अपनाया था इन्होंने। पहली बार ऐसा हुआ था कि जो कानूनी रूप से बाध्यकारी जितने भी इस समझौते के तहत जितने भी देश थे उन्होंने अपनी उद्देश्य की पूर्ति के साथ साथ लाए थे, ताकि जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से निपटा जा सके। मतलब कि विकासशील देश जो हैं और विकसित देश जो हैं उसमें दोनों ही देश इसमें इन्वॉल्व हुए थे, सभी देश एक साथ आए थे ताकि इसके जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से बचा जा सके। तो ये था पूरा टॉपिक पेरिस समझौता वगैरह का। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के लेकर कि आतंकवाद क्या था। आप लोगों ने देखा होगा कि आतंकवाद के नाम से ही लोगों के दिल में दहशत सी फैल जाती है। तो आतंकवाद ये इंटरनेशनल लेवल पर भी हम देखते हैं। ये आतंकवाद जो है अगर घरेलू रूप से अगर लड़ाई झगड़ा देखें तो वो आतंकवाद नहीं कहा जा सकता उसे, एक हिंसक कार्यवाही के रूप में हम इसे देख सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आया था कि क्या आतंकवाद को जैसे कि एक के लिए होता है प्रॉफिट के रूप में, दूसरे के लिए होता है नुकसान के रूप में, तो क्या हम कह सकते हैं इसे कि जो आतंकवाद है उसको जायज़ ठहराया जा सकता है। अब देखो दोनों ही रीज़न है इसमें। आतंकवाद जो होते हैं वो हिंसक कार्यवाही करते हैं, अब वो करते हैं सब लोगों के दिल में दहशत फैलाने के लिए। लेकिन जो घर में घरेलू कार्यों में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो दंगे फसाद होते हैं, वो आतंकवादी का रुख नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो एक तरीके से हिंसक कार्यवाही कर रहे हैं, ना कि वो आतंकवादी का रूप ले रहे हैं। वो लोगों को मारते हैं, बेगुनाह लोगों को जान ले लेते हैं, लोगों के दिलों में दहशत से फैल जाते हैं अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। तो क्या होता है कि ये जो आतंकवाद है ये मुद्दा वैश्विक स्तर पर भी फैला हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख मुद्दों में से एक है ये, और लोगों के बीच इसे खतरों के रूप में भी हम देख सकते हैं। राज्य जो है इसकी सीमा से बाहर हो गए हैं ये जो आतंकवाद है। अब ये जो ज़रूरी नहीं है सिर्फ राज्यों के अंदर ही हम आतंकवादियों को देख सकते हैं, ये राष्ट्र राज्य की सीमा से बाहर होते हुए नज़र आते हैं आतंकवादी। इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में देख लोगे जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सब आतंकवाद के नाम से डरती हैं। इसका कारण क्या है कि इनके बीच में जो विचारधाराएं हैं उनमें मतभेद होता है। ये विचारधाराएं कौन उत्पन्न करता है? सरकार। लोगों की जो मेंटालिटी है, अनएजुकेटेड पर्सन्स होते हैं, ये लोग अट्रैक्ट होते हैं आतंकवादियों को, जो अपनी संगठन में वो लोग सम्मिलित कर देते हैं ऐसे लोगों को। तो ये आतंकवाद का बढ़ावा मिलने का सबसे बड़ा रीज़न है कि उन लोगों की जो विचारधाराएँ हैं उनमें मतभेद होता है, कट्टरपंथी इसमें इन्वॉल्व होती है, जिसके तहत धर्म के आधार पर भी ये लोग लड़ रहे होते हैं, जिनको आतंकवादी कहा जाता है। विचारधाराओं में मतभेद होते हैं, इन लोगों के जो राजनीतिक उद्देश्य होते हैं, उन लोगों को जो भी उन लोगों को प्रॉफिट चाहिए होता है, जितनी भी फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं सरकार के द्वारा, वो ना खुश होते हैं इसकी वजह से, तो ये आतंकवादियों का रूप ले लेते हैं। अब देख लोगे 2001 में हुआ था 9/11 का हमला, जो न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ था अमेरिका की। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में प्लेन्स को हाईजैक कर लिया गया था, और इसकी जो प्लेन्स थे वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक होने की वजह से 2 जहाज़ों की जो क्रैश हुए थे वो देख सकते हैं हम, जिसकी वजह से आतंकवादियों का दहशत बहुत ज़्यादा फैल गया था। इसकी वजह से पूरे विश्व में जो है इसका दहशत नज़र आने लगी थी, क्योंकि क्या है, अमेरिका सबसे ज़्यादा विकसित देश है। विकसित देश इतनी पावरफुल कंट्री होने की वजह बाद भी आतंकवाद से वो निपट नहीं पाया था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक कर दिया था इसकी वजह से। तो आतंकवाद जो है एक तरीके से सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रूप में हम देख सकते हैं इसे, कि जो भी ये लोग धमकी का और हिंसा का उपयोग करते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है? लोगों के दिलों में दहशत फैलाना, आतंक फैलाना, झूठे वादे करना, लोगों को मार पीट करना। तो इसमें जो है मशीन गन का इस्तेमाल करते हैं और बमों का यूज़ करते हैं, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। अब वैश्वीकरण के ज़रिए जो होते हैं नए नए बमों का आविष्कार किया जाता है देश की रक्षा के लिए, लेकिन इसका जो है मिसयूज़ भी करते हैं आतंकवादी। बम का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसमें नए नए बमों का आविष्कार किया जाता है, जिसके तहत जो है आतंक फैलाने के लिए ये लोग यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो गन्स वगैरह जो होती हैं, बमों का इस्तेमाल किया जाता है अपनी देश की रक्षा करने के लिए, लेकिन आतंकवादी जो होते हैं इसका मिसयूज़ करते हैं। इसका ये जो हमला जो
एरिया में करते हैं वो सबसे ज़्यादा करते हैं भीड़ भाड़ इलाकों में। मार्केट एरिया देख लोगे, कहीं हवाई जहाज़ के अड्डों में देख लोगे, रेलवे स्टेशन पे सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, वहाँ पे देख लोगे। तो एक तरीके से क्या होता है, यह आतंकवाद वहीं इलाकों पे कब्जा करते हैं, वहीं पर ही हमला करते हैं ताकि लोगों के दिलों में दहशत से फैल जाए। क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि आतंकवाद कौन है। शक्ल देख के तो कोई नहीं बता सकता कि कौन आतंकवादी है, जो बिल्कुल सिंपल लाइफस्टाइल लोग जीते हैं, लेकिन फिर भी देखने को मिलता है हमें आतंकवादी के रूप में। और उसमें कहीं ना कहीं लोग हमारे देश के भी शामिल होते हैं, लोगों को हथियार सप्लाई करने के लिए। अब जो पूरी दुनिया को प्रभावित इसने किया है 21वीं सदी के टाइम पे देखें तो मानवता, नैतिकता और विवेक की कमी की वजह से ही आतंकवाद का उदय हुआ है। आतंकवाद के उदय के सबसे बड़े रीजंस हैं कि मानवता, इंसानियत इनके अंदर नहीं है, नैतिकता की कमी है, विवेक की कमी होने की वजह से आतंकवाद हुआ है, फैला है। अब आता है इसका अर्थ के रूप में हम देखते हैं आतंकवाद एक्चुअल में होता क्या। लैटिन शब्द से निकला है आतंकवाद जो शब्द है उसका, जिसमें टेरर और डेटर है। डेटरा जो है उसका मतलब है भयभीत करना और टेरर का मतलब है घबराना। कोई इंसान दूसरों को बिल्कुल पूरी तरीके से दहशत में डाल देते हैं, घबराते हैं वो लोग। टेरर का मतलब होता है घबराना, आतंक फैलाना। तो क्या होता है, एक तरीके से दूसरों पर अपनी दहशत से फैलाना। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं टेररिस्ट वो लोग कहलाते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं हैं जिनका वाल्फ के अनुसार इन्होंने कहा है कि राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये गैर परंपरागत और जो हिंसा की रूढ़िवादी तकनीकें हैं, रूढ़िवादी तकनीकों का ये लोग प्रयोग करते हैं। कोलंबस और वाल्फ दोनों का ये कहना है। वाल्टर लेक्सर है ये। वाल्टर लेक्सर का मतलब ये है कि ये राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही हिंसा का योग करते हैं, धमकी का इस्तेमाल करते हैं, जनता में भय की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। ये जो आतंकवादी होते हैं। आतंकवादी समुदाय के कुछ प्रकार भी हैं। सबसे पहला प्रकार है दक्षिणपंथी और वामपंथी। ये क्या होता है कि जब राजनीतिक पार्टीज़ जो होती हैं उनकी विचारधाराओं में अंतर होने की वजह से जो पार्टीज़ होती हैं वो अलग अलग बट जाती हैं, गुटों में बट जाती हैं, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिक आतंकवाद का रूप ले लेती है। आतंकवाद का रूप हम एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर एक ही देश में रह के दो पार्टीज़ हैं, एक पार्टी चाहती है हमारी पार्टी की सरकार बने, दूसरी पार्टी चाहती है कि हमारी पार्टी की सरकार बने, तो क्या होता है, इनके बीच में दंगे फसाद होते हैं। ये आतंकवादी का रूप अपने आप ही जन्म दे देता है। अब आता है नेक्स्ट राज्य प्रायोजित। राज्य प्रायोजित आतंकवादी क्या होता है कि एक देश की सरकार दूसरे देश पर हिंसात्मक गतिविधियाँ करती है, उनको अंजाम दिलाया जाता है दूसरे देशों में, जो प्रायोजित आतंकवाद कहलाता है। राज्य प्रायोजित जो है आतंकवाद कहा जाता है। जो इस प्रकार की हिंसा जो होती है वो विदेश नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की जाती है। इनका उद्देश्य क्या होता है, विदेश नीति में जो है उसको प्राप्त करना इनका उद्देश्य बन जाता है। और जिसमें एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब बुल्गारिया द्वारा यूगोस्लाविया के विरुद्ध हुआ था। मैसेडोनिया के क्रांतिकारियों का इस्तेमाल किया गया था। मैसेडोनिया जो है, ये वर्ड्स आप ना ही लिखे तो काफ़ी है। एक एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं भारत में जो भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हैं, पाकिस्तान प्रायोजित मतलब कि जो भी पाकिस्तान से प्यार करता हो और हिंदुस्तान के द्वारा हम देख सकते हैं पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए उन पर हिंसक कार्यवाही की जाती है। तीसरा हम इसमें बोल सकते हैं कि जो पश्चिमी देशों द्वारा साम्यवाद विरोधियों का समर्थन करते हैं, साम्यवाद की विचारधारा को जो भी चेंजेस लाते थे, क्या होता था कि साम्यवादी विचारधारा के अगेंस्ट जो लोग थे उनका समर्थन किसने किया था, पश्चिमी विचारधाराओं ने। तो ये क्या होता है, एक तरीके से राज्य प्रायोजित आतंकवाद ही कहा जाता है इसे, कि अगर एक देश की मेंटालिटी पूरे वर्ल्ड में फैल रही है तो उसको रोकने के लिए और उसके विरोधी जितने भी हैं उन लोगों का साथ देना आतंकवाद का ही रूप होता है। अगर एक देश दूसरे देश पर अटैक करता है तो वो आतंकवादी कहलाएगा। अब उस देश के लिए तो आतंकवादी है, लेकिन इस देश के लिए अपनी सुरक्षा के लिए अगर वो दूसरे देश पर अटैक करेगा तो वो उसके लिए आतंकवादी हो गया, एक देश के लिए वो सिक्योरिटी हो गई, आत्मरक्षा हो गई। तो एक तरीके से क्या होता है, ये राज्य प्रायोजित आतंकवाद ही होता है। तीसरा आता है धार्मिक आतंकवाद। आज के टाइम पे हम देखेंगे तो धर्मों के आधार पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसको हम धार्मिक आतंकवाद कहा जाता है। धर्म के आधार पर हम जो अपनी कट्टरपंथी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हिंदू मुस्लिम की सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है इसी बिहाफ पे, जिसको हम कुछ लोग कहते हैं कि जो है मुसलमान जो है वो आतंकवादी का रूप ले लेते हैं।
तो एक तरीके से क्या होता है, इन लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है जो धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा देती है। तो अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में ही ये एक तरीके से हम आतंकवाद के रूप में ये नज़र आते हैं। तो चौथा इसमें आता है वैश्विक आतंकवाद। अब आतंकवाद तो हो गया, ये विश्व स्तर पर जो आतंकवाद को हम देखते हैं, वैश्वीकरण की दुनिया में आतंकवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है। ये राज्यों की सीमाओं से बाहर चला गया है। ये तकनीकों का इस्तेमाल करता है पूरे विश्व में अपना जो प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। अमेरिका एक विकसित देश है, बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री है। सोवियत संघ भी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री है। अगर हम देखें तो क्या होता है कि आतंकवाद का डर इनके अंदर भी होता है कि कहीं हमारे देश को नुकसान ना पहुंचा दे। किसी को कोई नहीं पहचान सकता कि आतंकवादी एक्चुअल में होता क्या है। इसके कारण ही जो है आतंकी गतिविधियों में परिवर्तन देखने को भी मिलता है। किसकी वजह से? वैश्वीकरण की वजह से। वैश्वीकरण की वजह से ही हम देख सकते हैं विश्व भर में आतंकी हमले कितने होते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ था, वो जो प्लेन क्रैश किया गया था। तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि पूरी दुनिया भी इसके चपेट में आई। अब आता है जो नवयुवक, जो इसके कारण होते हैं आतंकवाद को बढ़ावा देने के जो रीजंस होते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है नवयुवकों में असंतोष होता है। कैसे? जितने भी मिडिल क्लास की फैमिली के बच्चे होते हैं वो लोग अपनी स्टडी तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता। रोज़गार ना मिलने की वजह से वो लोग हिंसक गतिविधियों की ओर अट्रैक्ट होते हैं। अब वो लोग विलासितापूर्ण ज़िंदगी जीते हुए देखते हैं लोगों को, तो वो सोचते हैं कि मैं भी ऐसी ज़िंदगी जीऊँ। जो तस्करों की ज़िंदगी जीते, अवैध धंधों में लिप्त लोगों को देखते हैं, तो क्या होता है कि वो विलासितापूर्ण जीवन जी रहे होते हैं, जिसकी वजह से युवा वर्ग के लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा इन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हुए नज़र आता है। तो दूसरा है धार्मिक कट्टरपंथी गुट, जो धर्मों के आधार पर लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। ये अपनी धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे धर्मों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। तो हम ये एक तरीके से कह सकते हैं कि धार्मिक कट्टरपंथी की वजह से भी जो है वैश्विक जो आतंकवाद है उसको बढ़ावा मिलता है। इनके बीच में जो भेदभाव होते हैं उनके नाम पर और जिहाद के नाम पर भी बहुत सारे लोग लड़ा करते हैं, अपने धर्म के लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। तो ये वैश्वीकरण के ज़रिए जो आतंकवाद है उसको बढ़ावा मिलता है। अब दक्षिण एशिया में देख लोगे तो पाकिस्तान में बांग्लादेश के जो धार्मिक कट्टरवाद हैं उसके सबसे ज़्यादा ग्रसित देश के रूप में हम देख सकते हैं इसे। और तीसरा है मनोवैज्ञानिक कारण। अब मनोवैज्ञानिक कारण के रूप में हम क्या बता सकते हैं, इसमें इंसान की मेंटेलिटी भी बहुत ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे? कि समाज में जितनी भी घटनाएं घट रही होती हैं जिसकी वजह से लोगों पर इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, तो लोग सोचते हैं कि समाज को सुधारने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। वो समाज से नाखुश होते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों की जो विचारधाराएं हैं वो हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लगे रहते हैं। इनकी मेंटालिटी किस में इन्वॉल्व हो जाती है? हिंसा पर आधारित बदला लेने की जो मेंटालिटी है इनकी, कि हाँ हम इनसे बदला लेंगे, जिसकी वजह से दंगे फसाद होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो लोग आतंकवादी का सहारा भी लेते हैं, गुंडा मवालियों का सहारा भी लेते हैं। तो एक तरीके से क्या कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक कारण भी इसमें जिम्मेदार है। फोर्थ आता है अल्पसंख्यक वर्ग में असुरक्षा की भावना। अब अल्पसंख्यक वर्ग जो होते हैं, असुरक्षा की भावना क्या होती है? अल्पसंख्यक लोगों को लगता है कि उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की जाती है, तो उनमें असुरक्षा की भावना भी पैदा होती है, जिसकी वजह से वो हिंसक गतिविधियों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो ऑटोमेटिक आतंकवाद का रूप ले लेते हैं। तो आतंकवाद के कारण यही हो सकते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग में जो असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, सरकार के तरफ से, लोगों की तरफ से और समाज की तरफ से, जो उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, हर चीज़ में उनको गिरा हुआ समझा जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इनके बीच में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, जो आतंकवाद का रूप ले लेती है। फिफ्थ आता है राजनीतिक कारण होती है। इसमें क्या होता है कि जो सरकार होती है ना, तो उन लोगों से लोग ना खुश होते हैं, जिसकी वजह से वो आतंकवाद की तरफ बढ़ जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो है युवा वर्ग के लोग इन्वॉल्व होते हैं। और ये क्या होता है कि सरकार से उन लोगों को फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं मिल पाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर वर्ग के लोग नज़र आते हैं। खास कर कि जो वो लोग होते हैं जो गरीब परिवार से होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, वो लोग राजनीतिक कारण की इसमें आ सकता है कि सरकार से ना खुश होने की वजह से आतंकवादी का रीज़न है कि सरकार से वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उन लोगों को भी वो फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाए, उन लोगों को भी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने को मिल जाए, तो वो लोग नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो है आतंकवाद का विस्तार होता हुआ नज़र आता है।
तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं आतंकवाद के कारण, अगर पूछे तो इसको बना के आप लिख सकते हैं। बाकी अगर ना समझ में आए तो इसका लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, गूगल पे जाके उस लिंक पे सर्च करना, वहाँ पे मिल जाएगा आपको कि जो इसके रीज़न्स हैं आतंकवाद को बढ़ावा देने के, वो आपको वहीं मिल जाएंगे। इसमें आप 6th पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें आता है घरेलू अस्थिरता। घर में लड़ाई झगड़ा होता है जो हिंसा का रूप लिया जा सकता है। जो बच्चे होते हैं बड़ों की लड़ाई में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, अगर वो लोग इन्वॉल्व हुए तो वो लोग भी बदले लेने की उन लोगों के अंदर मेंटालिटी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। 6th में आप लिख सकते हैं घरेलू में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसका इम्पेक्ट बच्चों पर भी पड़ता है। उनके अंदर नफ़रत भरी ज़िंदगी होती है, उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा घिन भरी जो है मेंटालिटी उनकी उभर के आती है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। गुंडा मवाली के साथ वो लोग रहेंगे, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके वो आतंकवाद के रूप में नज़र आने लगेंगे, लोगों के दिलों में दहशत सी फैलने लगेगी, जिसका इफ़ेक्ट हम देख सकते हैं सरकार पर, लोगों पर बहुत ज़्यादा परेशानी झेलने को मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। वैश्विक न्याय का टॉपिक, ब्रिक्स का और मल्टीनेशनल कंपनी को छोड़कर मैंने सारे टॉपिक्स आपको कवर करवा दिए। तो आप लोग इसे अच्छे से, अगर मेरी सारी वीडियोस आप देख लेंगे अच्छे से, तो आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारे टॉपिक्स और इसमें रिवीजन मैंने आपको कवर करवा दिया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।